हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर से पहले आप सभी ने पढ़ा होगा कि भैया फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में जो है वो फैल जाता है। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। अब प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो दो गुटों के बीच में लड़ा जाता है। पहला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है धुरी राष्ट्र का, और दूसरा जो होता है वो होता है मित्र राष्ट्र का। अब ये जो धुरी राष्ट्र होते हैं और मित्र राष्ट्र होते हैं, सर इसमें युद्ध कौन जीतता है? और सबसे बड़ी बात कि भैया भारत किसकी तरफ था? भारत तो सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो धुरी राष्ट्र होते हैं इसमें मुख्यतः ऑस्ट्रिया, जर्मन, हंगरी और तुर्की ये हमारे देश शामिल होते हैं। और जो मित्र राष्ट्र होते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका। पहले अमेरिका इसमें भाग नहीं लेता है और बाद में अमेरिका जब इसमें जुड़ता है तो मित्र राष्ट्र जो होता है वो युद्ध जीत जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो 1914 से लेकर के 1918 तक होता है। भारत जो होता है इसमें ब्रिटेन की तरफ से भाग लेता है और भारत ब्रिटेन का साथ देता है, इसलिए भारत यहां पे शामिल नहीं है। अब बात करें कि भैया इसमें जबरन भर्तियां कराई गई, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि भारत में जो है ना हरियाणा, बिहार, यहाँ पे ताकतवर लोग होते हैं। अब ये लोग थे ना, ये जबरदस्ती शामिल किए गए ब्रिटेन की सेना में और जबरन जो है वो भर्तियां कराई गई। बहुत सारे वादे किए ब्रिटेन वाले लोगों ने कि भैया युद्ध जीत जाएंगे तो हम भारत के साथ ये करेंगे, है ना। जो भारत की जनता है उसके बारे में बहुत सारे लुभावने वादे किए। अब देखिए इस युद्ध का प्रभाव क्या होता है। अब चूंकि युद्ध में बहुत लंबा खर्चा आया था, अब यहां से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का बनता है, पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो कब से कब तक हुआ, कौन कौन से इसमें राष्ट्र शामिल थे, वो आपको बता दिया मैंने। अब पूछा जाता है कि भैया इसके क्या प्रभाव हुए। तो पहला प्रभाव जो आपको हेडिंग डालनी है वो है भैया कीमतों में वृद्धि। जो कीमतें थी बढ़ा दी गई, जो वस्तु पहले सस्ती मिलती थी अब वो बहुत महंगी मिलने लगी। उसके बाद आर्थिक प्रभाव और करों में बढ़ोतरी। जो ब्रिटेन सरकार थी उसने कर लगाना शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी चीजों पर कर लगाया, जैसे कि नमक के ऊपर कर लगा दिया और बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी जिसकी वजह से भारत की जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। फिर क्या हुआ कि जो मजदूर थे और जो दस्तकार थे उनका रोष, मींस कि ये जो मजदूर थे बहुत परेशान थे, ये क्रोधित होने लगे, विद्रोह करने लगे ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। और प्राकृतिक संकट भी आया, अकाल भी पड़ गया, महामारी भी पड़ गई, सूखा भी आ गया। और ऐसे में सरकार भारत के नागरिकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही थी। तो इसलिए ये हम लिख सकते हैं कि भैया प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं ये आपको नोट करने हैं। अब देखिए, जैसे किसी मूवी में होती है किसी एक विलन की एंट्री या किसी एक हीरो की एंट्री, वैसे ही इस भारत देश में एंट्री हो जाती है महात्मा गांधी जी की। अब आप सोच रहे होंगे सर गांधी जी तो भारत के ही हैं, तो फिर ये आए कहां से? एक्चुअली ये थे कहां पर? ये थे दक्षिण अफ्रीका में। और ये दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी जो सरकार है उससे अपना लोहा मनवा करके आ रहे थे। और वहां पे ये सत्याग्रह का विचार, इस भावना के कारण वहां की जो नस्ल भेदी सरकार थी उससे इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था। मींस कि वहां पे काले गोरे का भेद वाला सिस्टम चल रहा था, तो उससे ये लोहा मनवा करके भारत आए हुए थे। अब महात्मा गांधी जी यही सत्याग्रह का विचार लेकर के जब भारत आते हैं और भारत आने के बाद इन्होंने सत्य की राह पे आग्रह करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, यानी कि ये इनके सत्याग्रह का विचार ये था, राइट। और ये कहते थे कि सच्चाई और अहिंसा ये एक ऐसा ढंग होता है, इससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, और वास्तव में आखिरी में आपको पता चलेगा कि गांधी जी जो सत्य के मार्ग पे चलते थे, अंत में बोले ये कि भैया आप करो या मरो, राइट। तो वो सब मजे की बातें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो सत्याग्रह का जो विचार है, पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि सत्याग्रह का क्या विचार होता है, तो सिंपल सा लिखोगे कि सत्याग्रह का विचार मतलब सत्य की खोज पर बल देना, और साथ ही साथ सच्चाई और अहिंसा का ये एक ढंग होता है और सत्य की राह पे आग्रह करना, राइट। तो ये होता है सत्याग्रह का विचार। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इन्होंने क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब ये जब साबरमती आश्रम की इन्होंने स्थापना कर दी और वहीं से फिर ये अपने आंदोलनों को क्या करने लगे? परिणाम देने लगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं चीजों को। बात करते हैं भारत में सत्याग्रह आंदोलन की।
अब महात्मा गांधी जी ना आंदोलन के मामले में नंबर 1 खिलाड़ी थे। अब इन्होंने आकर के भारत इतने सारे आंदोलन कर डाले और इनका जो पहला आंदोलन हुआ वो आंदोलन हुआ चंपारण सत्याग्रह। राइट, ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसमें क्या था कि जो किसान थे वो नील की खेती करते थे और जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जो ब्रिटेन जो सरकार थी वो कहती थी कि पूरी भूमि के 3/20 हिस्से में, यानी अगर 20 टुकड़े कर दो भूमि के तो उसमें 3 हिस्सों में आपको नील की खेती करनी है। किसकी खेती करनी है? नील की खेती करनी है। और ये नील की खेती जो होती थी वो किसानों के लिए हानिकारक होती थी। गांधी जी ने जो है बोला कि भैया किसानों की समस्या का इन्होंने आंदोलन किया और नील की खेती का इन्होंने विद्रोह कर दिया और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। राइट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गांधी जी अधिक वर्षा से गुजरात की गांव की फसल जो होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। गुजरात की जब फसल नष्ट हो जाती है तो गांधी जी बोलते हैं कि भैया अब ये जो किसान है ना ये कर नहीं देंगे ब्रिटेन सरकार को। ठीक है, ये कर नहीं देंगे। किसान इनके पास पहुंचते हैं और फिर क्या होता है, किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए क्या कर लिया? संघर्ष कर लिया। काफी हद तक लगान माफ होती है लेकिन कुछ परसेंट लगान किसानों को देनी पड़ती है और इस आंदोलन कहें या इस सत्याग्रह का नाम होता है खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी जी का तीसरा वाला देखना सत्याग्रह क्या होता है। यह है अहमदाबाद सत्याग्रह। होता क्या है कि एक मिल होती है और उस मिल में क्या बन जाता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, उसमें कुछ मजदूर काम करते हैं और मजदूर काम करते वहां पे एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम होता है प्लेग महामारी। राइट, और ये महामारी जब फैलती है पूरे हम कह सकते हैं कि भारत के कई इलाकों में या फिर भारत की जो कई मिल थी उसमें फैल जाती है तो वहां के जो मजदूर होते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। अब भैया मिल तो चलेगी किसकी बदौलत? मजदूरों की बदौलत। तो भैया ब्रिटेन सरकार ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि मजदूरों को बोनस दिया जाए। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि जो भारतीय मजदूर होंगे अगर वो आकर के इस मिल में काम करेंगे तो हम उनको 75% बोनस देंगे। अब गांधी जी तो इस बात से बढ़िया खुशी थे ना और मजदूर भी खुश थे कि भैया हमको बोनस मिलेगा 75%। लेकिन जैसे ही ये महामारी समाप्त हुई ब्रिटेन सरकार ने कहा कि बोनस समाप्त, अब हम नहीं देंगे। अब ये लोग कहाँ पहुंचे? गांधी जी के पास। गांधी जी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें बोनस दिला जो देते हैं बोनस हम तुम्हें दिला करके रहेंगे। गांधी जी ने बोनस जो है क्या किया कि भाई बोनस इनको देना स्टार्ट कर दो, ब्रिटेन सरकार से बोलते हैं। ब्रिटेन सरकार निर्णय लेती है और 35% बोनस पे वो क्या करती है? राजी हो जाती है और इनको जो मजदूरों को बोनस था वो वापस से मिलने लगता है। तो ये है अहमदाबाद सत्याग्रह। पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा, एक न एक की टिप्पणी लिखने को जरूर मिलेगी वो पेपर में और फिर उसके बाद आप रह जाओगे अगर एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से नहीं क्लियर करोगे। अब यहां पे हमने बताया कि भारत में सत्याग्रह आंदोलन, अब यहां से शुरुआत होती है लड़ाई झगड़े और मारपीट की। अब बेविवाद ध्यान से सुनना, रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटेन सरकार के द्वारा लाया गया था। और क्यों लाया गया था सर? ये इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत की जो जनता थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा परेशान थी तो वो ब्रिटेन सरकार का विद्रोह कर रही थी। अब जब ब्रिटेन सरकार का विद्रोह कर रही थी भारत की जनता, कुछ लोग ऐसे थे जो विद्रोह कर रहे थे। अब ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अगर कोई विद्रोह करता हुआ दिखाई दिया ना तो सीधे के सीधे क्या कर देंगे? जेल में डाल देंगे। और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए जेल में डाल देंगे। और हाँ, सिर्फ संदेह के आधार पे पकड़ लेंगे और सीधे जेल में डाल देंगे। अब ब्रिटेन सरकार के इस रॉलेट एक्ट से भारतीय जनता बहुत ज्यादा क्या हो गई? प्रभावित हो गई। और ये रॉलेट एक्ट कौन लेकर के आया था? सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पर आया था। राइट, तो हुआ क्या? कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डालने का अधिकार जो था इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था। गांधी जी ने कहा अरे सुनो रॉलेट भैया, ये काला कानून है, ये कानून भारत में नहीं चलेगा। और मोतीलाल नेहरू जी ने तो कहा कि अच्छा, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, तुम कैसे ले आए रॉलेट एक्ट? यानी कि इन्होंने कहा कि ना कोई अपील कर सकते हो, ना कोई वकील कर सकते हो और ना ही कोई दलील, सीधे जेल में डालोगे। ये रॉलेट एक्ट अच्छा नहीं है। अब सुनिएगा, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग कहां पहुंच जाते हैं? जालियांवाला बाग नामक एक स्थान पर। और बैसाखी का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? बैसाखी का दिन होता है, एक मेला लगता है। और लेकिन ये रॉलेट एक्ट के लिए गांधी जी ने एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था कि भैया हम लोग कहाँ चलेंगे? जलियांवाला बाग नामक एक स्थान पे चलेंगे और वहां पे आंदोलन करेंगे। राइट, वहां पे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे या फिर वहां पे बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। राइट, तो अब देखो क्या होता है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह
आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय लिया, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि सब सत्य के राह पर चलेंगे तो बेहतर हो जाएगा। अब गांधी जी यहां से फेल होने लगते हैं। देखना जरा ध्यान से, होता क्या है कि 30 मार्च 1919 को हड़ताल कर देते हैं और हड़ताल करने के बाद 6 अप्रैल को, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना, 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का निश्चय लिया जाता है, लेकिन बाद में डेट बदल करके 6 अप्रैल कर दी जाती है। और 6 अप्रैल को जब हड़ताल करने का निश्चय लिया गया और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित कर दी गई। लेकिन सुनो होता क्या है, सभा जहां आयोजित की गई ना, उसके बाहर पतली पतली गलियां थी और वहां से कौन आता है, उन पतली पतली गलियों से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जनरल डायर। और वो उस समय पर जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी जो सरकार थी, ये कह सकते हो कि भैया उनके एक मुख्य आदमी थे जो जनरल डायर। इन्होंने निहत्ती भीड़ पे ना गोली चलाने का आदेश दे दिया और भैया सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे भारतीय लोगों को नाक रगड़ने पे मजबूर होना पड़ा और लोग जो है ना घुटनों के बल रोड पर चले। अब आप सोच सकते हो कि भैया रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या होता है और एक सभा आयोजित होती है जलियांवाला बाग नामक स्थान में, और किस प्रकार से लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। आगे बात करेंगे। अब गांधी जी आगे क्या करते हैं? गांधी जी आगे क्या करते हैं? गांधी जी सोचते हैं कि भैया इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसके लिए एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये खिलाफत आंदोलन कहां से आ गया? अब ये जो असहयोग आंदोलन होता है और ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसी के बीच में एक बहुत मुख्य आंदोलन और छिड़ जाता है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। अब ये आंदोलन कौन सा था? जो भारतीय मुसलमान थे वो भारतीय मुसलमानों से एक वादा किया था ब्रिटेन की सरकार ने। इन्होंने कहा था कि भैया जो प्रथम विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को कुछ आश्वासन दिए थे और उन आश्वासन में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो भैया जिनको आप अपना खलीफा मानते हो, जिनको आप अपना धर्मगुरु मानते हो, खलीफा मतलब धर्मगुरु मानते हो, उनकी सत्ता की पुनर्स्थापना हो जाएगी। लेकिन बाद में जो है ना ये लोग मुकर गए। कौन? ब्रिटेन वाले लोग, है ना, ब्रिटेन सरकार मुकर गई, जिससे भारतीय मुसलमान जो थे वो बहुत परेशान थे। और ये आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन किसने नहीं किया, मींस की क्या गांधी जी के द्वारा किया गया? नहीं भाई, खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन का समर्थन किया था। राइट? सो आई होप यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनिए गांधी जी ने आखिर क्यों समर्थन किया, इसके ना बहुत दिमाग था, ध्यान से सुनना। गांधी जी ने बोला कि ऐसा करते हैं, गांधी जी ने बोला ऐसा करते हैं, मुस्लिम लोगों को भी अपने साथ लेते हैं। और जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने की सोच तो नहीं थी गांधी जी में, बस ये था कि भैया अहिंसा होनी चाहिए, मीन्स की हिंसा ना हो, है ना, और उसके बाद सत्य के मार्ग पे चलेंगे। पर अंदर अंदर था कि भैया बदला तो जरूर लेना है। अब देखिए आगे होता क्या है। गांधी जी ने कहा कि भैया असहयोग आंदोलन जो है ना वो लेकर के आएंगे। और असहयोग आंदोलन का एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि इनके जो दुकानें हैं इनमें सामान नहीं खरीदेंगे और इनके जो स्कूल हैं उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, इनके जो वकील हमारे जो वकील हैं इनके दफ्तरों में काम नहीं करेंगे, इनके जो फैक्ट्रियों में कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को नहीं पहनेंगे। यानी कुल मिलाकर के पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना। किसका बहिष्कार कर देना? अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी दफ्तरों का, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार कर देना। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। पर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर जी असहयोग आंदोलन ही क्यों नहीं, असहयोग आंदोलन ही क्यों किया, सीधे ढिचकियों क्यों नहीं किया? अब सुनिएगा, गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। प्लीज ध्यान से इधर देखना। गांधी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या लिखा था कि यदि हम भारतीय इन अंग्रेजों को हम भारतीय अगर सहयोग देना बंद कर दें तो इनकी सरकार ढह जाएगी, ऐसा गांधी जी ने कहा था। लेकिन भैया सुनो, ऐसा हुआ नहीं। देखो क्या होता है, हिंदू मुस्लिम की एकता हुई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छिड़ गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। अब ये हिंदू मुस्लिम एकता कैसे सर? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में जो मुस्लिम थे ना उन्होंने अब हिंदुओं का साथ देना स्टार्ट कर दिया, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पे असहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, सितंबर 1920 में
एक अधिवेशन होता है और वो अधिवेशन कहाँ होता है? कलकत्ता में। प्लीज ध्यान से सुनना, सितंबर 1920 में, मैप वाला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव रख दिया जाता है और प्रस्ताव रखा जाता है सितंबर में और उसके बाद दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। यानी अब ये असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं कि दिसंबर 1920 में स्टार्ट हो जाता है। प्रस्ताव रखा गांधी जी ने सितंबर में, दिसंबर में क्या हो गया? पारित हो गया। अब होता क्या है, ये आंदोलन चल रहा था और आंदोलन चलते चलते, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हुई थी लाठियों की वजह से, इनके ऊपर इतनी लाठियां बरसाई गई थी, इतनी लाठियां बरसाई गई थी कि इनकी मृत्यु हो गई थी, पर अभी नहीं, आगे आगे आगे, अभी नहीं, है ना। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, ये सब लोग इसके क्या थे? प्रमुख नेता थे। अब असहयोग आंदोलन क्यों हुआ आपको पता चल गया। अब इस असहयोग आंदोलन का आखिर तात्पर्य क्या था, है ना, और असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? असहयोग आंदोलन का क्या कारण सिर्फ और सिर्फ सर जी जालियांवाला बाग हत्याकांड था? हाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था। इसके अलावा क्या था? देखो जरा ध्यान से, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो निम्न वर्ग था वो बहुत ज्यादा परेशान था और रॉलेट एक्ट भी आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका था और सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में जो है ना वो सहयोग नहीं मिल रहा था। तो ये इसके मुख्य कारण थे। फिर क्या होता है, आंदोलन का मुख्य तात्पर्य क्या था? अब बहुत सारे बच्चों से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, असहयोग आंदोलन ही क्यों आया, और फिर पूछा जाएगा कि इस आंदोलन के कारण क्या थे, और फिर पूछा जाएगा कि इस आंदोलन में, इस आंदोलन का अर्थ क्या है, राइट, तो या फिर इसका तात्पर्य क्या है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, असहयोग आंदोलन का मतलब कि भैया अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं देंगे, इनको कोई टैक्स नहीं देंगे भैया, इनको कोई टैक्स नहीं देंगे, इनके स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, इनकी वस्तुओं को हम खरीदेंगे नहीं, और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार को हम जड़ से समाप्त कर देंगे। चलो कुछ मजे की बात करते हैं। आपके मोहल्ले में एक दुकान खुलती है और आपके मोहल्ले में एक दुकान खुलती है और मोहल्ले वाले डिसीजन लेते हैं इसके दुकान में कुछ खरीदेंगे नहीं। भाई उसकी दुकान का कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ ना। सेम टू सेम बस वही गांधी जी का जो है क्या था, कह सकते हैं कि एक प्रकार का मंत्र था कि भैया इनकी दुकानों में कुछ खरीदो ना, इनके स्कूलों में कुछ बच्चों को पढ़ाओ मत, इनके दफ्तरों में काम करने मत जाओ। तो ये सारी चीजें थी इस आंदोलन के अंतर्गत, राइट। तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो होता है वो क्या करता है, बिल्कुल चरम सीमा पर चलता रहता है। लेकिन एक घटना घट जाती है और उस घटना का नाम होता है चौरी चौरा घटना, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये आंदोलन कहाँ कहाँ पे घटता है, किस प्रकार से घटता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में अलग अलग कौन सी धाराएं थी, क्या ये आंदोलन सिर्फ गांवों में हुआ या कहाँ कहाँ पे फैला? ये आंदोलन शहरों में भी हुआ, ये आंदोलन गांवों में भी हुआ और ये आंदोलन बागानों में भी हुआ। सुनिएगा ध्यान से। अब ये गांव शहरों में कैसे हुआ? शहरों में जो लोग थे ना वो क्या करने लगे, विद्यार्थी थे, जो अध्यापक थे, वो स्कूल को छोड़ दिए, बोले भैया इनके स्कूल में नहीं जाना, राइट। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, ठीक है। विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया गया और कपड़ों की होली जला दी गई। विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से लोगों ने मना कर दिया और शराब के दुकानों की पिकेटिंग करना शुरू कर दिया गया। अब यहां से एमसीक्यू बनेगा एक कि सर जी पिकेटिंग क्या है? पिकेटिंग का मतलब किसी भी चीज को चारों ओर से घेर लेना और फिर धरना प्रदर्शन करना, उसे पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानें थी, उसकी पिकेटिंग कर दी गई और महिलाओं ने उस दुकानों को घेर रखा था। तो इस प्रकार से शहरों में आंदोलन हुआ। अब ग्रामीण में किस प्रकार से आंदोलन हुआ, गांवों में किस प्रकार से, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा जो रामचंद्र थे, इन्होंने किसानों का एक आंदोलन किया और बाबा रामचंद्र जी एक गिरमिटिया मजदूर थे। सर गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? जो रोटी के लिए सिर्फ काम करता है उसको गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। और ये अंग्रेजी सरकार के गिरमिटिया मजदूर थे, रोटी के लिए सिर्फ काम करते थे। गांधी जी से प्रेरित हुए और प्रेरित होने के बाद इन्होंने कहा कि भैया हम आंदोलन करेंगे। और ग्रामीण इलाकों में इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और लगान को जो है कम करने की मांग की और बेगारी खत्म करने की मांग की। बेगारी का मतलब क्या होता है सर? जैसे एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं, जैसे आप अपने घर में क्या करते हो, गाय का चारा करते हो, है ना, क्या तुम्हें पैसा मिलता उसका? नहीं मिलता। तुम अपने घर में घर के सारे काम करते हो, क्या तुम्हें पैसा मिलता? वो कह सकते हैं कि बेगारी है।
समझ गए? वो क्या है? बेगारी है, यानी बिना वेतन के काम करना बेगारी कहलाता है। राइट? समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। अब अक्टूबर 1920 में अवध में किसान सभा का गठन कर दिया गया। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का बनता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बागानों में किस प्रकार से स्वराज होता है? 1859 में एक पास किए गए इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के माध्यम से मजदूरों को बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी। बड़े चतुर थे अंग्रेज। बोलते थे कि भैया हम एक एक्ट ला देंगे जिसका नाम होगा इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से जब कोई भी बागान में काम करेगा, बागान का मतलब जहां पे कह सकते हो कि बाग होती थी और पूरी तरीके से एरिया बंद होता था, वहां जबरदस्ती मजदूरों से काम कराया जाता था। और वो कौन से मजदूर होते थे? गिरमिटिया मजदूर होते थे, उनसे काम कराया जाता था। जब इस एमिग्रेशन एक्ट के बाद लोगों ने जब बागान में काम करना शुरू किया तो वो बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने सुना कि अरे गांधी नाम का कोई व्यक्ति आया है और ये पूरे भारत देश में जो है क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन लेकर के आ रहा है और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ने की कोशिश हो रही है, होता क्या है कि ये मजदूर जो है ना, जैसे ही सुनते हैं बागानों को छोड़ करके भागते हैं। लेकिन बेचारे रास्ते में इतना पीटे जाते हैं, इतना पीटे जाते हैं कि वापस से फिर बागान में भागना पड़ जाता है। तो ये थी एक कहानी किस प्रकार से असहयोग आंदोलन कहाँ कहाँ पे फैला। अब सर बड़ा सवाल यह है कि रॉलेट एक्ट हो जाता है, सर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, सर असहयोग आंदोलन हो जाता है, खिलाफत आंदोलन हो जाता है, लेकिन सर ये कब शांत पड़ेगा आंदोलन? क्या चलता ही रहेगा? क्या खत्म नहीं होगा? खत्म होगा। अब खत्म कैसे होता है जरा ध्यान से सुनो। एक घटना घटती है और उस घटना का नाम होता है चौरी चौरा घटना। ये गोरखपुर जो जिला है उसके अंतर्गत एक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, उसमें एक कह सकते हैं जिला है, वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। अब ये जो चौरी चौरा है ना, बहुत अच्छे से प्लीज सुनिएगा, मैं बहुत पास से देखा हूँ, समझ लो कि मैं वहां पे रुक करके देखा हूँ। राइट? तो चौरी चौरा जो ये घटना होती है, इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं, अब पहली बात तो भाई भूख से परेशान है और लोग बाहर निकलते हैं, प्रदर्शन करना स्टार्ट करते हैं और एक थाने में पहुंचते हैं। जहां पे थाने में पहुंचने के बाद 21 से 22, किसी किताब में 21 लिखा है, किसी किताब में 22 लिखा है, 21-22 सिपाहियों को जिंदा जला देते हैं। और ये सिपाही कौन से थे? अंग्रेजी सिपाही थे। इनको जिंदा जला दिया जाता है। और जब इनको जिंदा जला दिया जाता है तो गांधी जी बोलते थे कि भैया हम तो अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तो यहाँ पे हिंसा करने लगे। और ये जो असहयोग आंदोलन है ना, वो वापस ले लिया जाता है। और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है तो गांधी जी फिर इससे निराश होते हैं और गांधी जी अब एक दूसरा डिसीजन लेते हैं। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, अब हम एक दूसरा आंदोलन लेकर के आएंगे और जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में है कि हम विनती करते हुए आपकी अवज्ञा कर देंगे, यानी हम आपका कोई सहयोग भी नहीं करेंगे और हम आपसे विनती करते हैं आप और आपकी चीजों को त्याग देंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? अब गांधी जी ने गुस्से में एक पत्र लिख डाला और यह पत्र किसको लिखा? यह पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को। और कब लिखा? इन्होंने लिखा 31 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखते हैं गांधी जी? सुनो ध्यान से। गांधी जी लिखते हैं कि सुनो लॉर्ड इरविन, मेरी 11 मांगे हैं। मेरी मांगे अगर आपने 11 मार्च तक पूरी नहीं की तो मैं आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा और मेरी इन 11 मांगों में एक मांग जो होगी वो नमक कर की होगी। और अगर आपने इन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, मैं दांडी मार्च करूंगा, मींस कि मैं नमक बना करके नमक कर को तोड़ दूंगा। अब सुनिएगा, जैसे ये बात सुनते हैं लॉर्ड इरविन, बोलते कोई बात नहीं, उनको बोलते कोई टेंशन ही नहीं है उनको। यानी हुआ क्या कि लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी को गांधी जी एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं कि मेरी 11 मांगे पूरी करनी पड़ेगी, जिसमें से नमक कर को समाप्त करना पड़ेगा गांधी जी आपको। चेतावनी के साथ लिखते हैं। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ में 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं जब इरविन जी उनकी बात नहीं मानते और 6 अप्रैल तक वो यात्रा करते हैं और 240 मील चल करके जाते हैं, 240 मील चल करके जाते हैं और 6 अप्रैल को समुद्र का पानी उबालते हैं और नमक बना देते हैं और बोलते हैं कि जैसे मैंने नमक बनाया है वैसे भारत का हर नागरिक नमक बनाएगा। और फिर उसके बाद गांधी जी के इस फैसले से इरविन को लगता है कि ये गांधी तो मेरा बंटाधार कर देगा, अब मैं क्या करूं?
अब इन्होंने क्या कहा कि भैया गांधी जी इरविन से बात करते हैं, और सॉरी इरविन गांधी से बात करते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी समझौता कर लो मेरे से। लेकिन काफी लंबा समय बीत गया था। 6 अप्रैल से लेकर के 5 जो है मार्च 1931 हो जाता है। यानी आप समझ लो कि 1930 से लेकर के 31 पहुंच गए। यानी कि 1 साल बाद गांधी जी इरविन से समझौता कर लेते हैं। लेकिन सुनो क्या होता है, मीन्स इरविन जो होते हैं वो गांधी जी से समझौता करते हैं। और लेकिन गांधी जी को एक गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाता है, और इरविन बोलते हैं कि सुनो गांधी, ऐसा है ना कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा ले बनना पड़ेगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि दिसंबर 1931 को होना था, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये दिसंबर 1931 को होना था, इस सम्मेलन में गांधी जी आपको भाग लेना पड़ेगा। अब गांधी जी इससे तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत हिस्सा लेगा, और मैं आपके साथ लंदन चलने को तैयार हूं। अब जब गांधी जी बोलते हैं कि मैं लंदन चलने को तैयार हूं, गांधी जी लंदन जाते हैं दिसंबर में। लेकिन जब गांधी जी भारत को छोड़ करके जाते हैं, तो भारत की जो सरकार होती है ना, मीन्स कि भारत के जो नागरिक होते हैं, उनके ऊपर ब्रिटेन की जो सरकार होती है, वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करती है। और भारत के जो लोग एकजुट हुए थे, वो लोग अब बिखर जाते हैं, और जो भारत के प्रमुख नेता थे, उनको जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, इन सभी लोगों को कहाँ पे, जेल में बंद कर दिया जाता है। गांधी जी जब वापस लौटते हैं गोलमेज सम्मेलन से, वो भी निराश होकर के, क्योंकि वहां पे गांधी जी की कोई भी बात जो है ना सुनी नहीं जाती है। वहां से निराश होकर के जब वापस लौटते हैं, तो देखते हैं इधर तो भारत की जनसंख्या परेशान है भैया, पूरी पूरी जनता परेशान है। तो इससे फिर गांधी जी और परेशान होते हैं, और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब लोगों ने इसमें रुचि लेना बंद कर दिया, तो यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यानी आपने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन के क्या जो है परिणाम क्या निकला, फिर आंदोलन कैसे दोबारा से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आंदोलन समाप्त भी हो गया, क्योंकि लोगों ने इसमें रुचि लेना बंद कर दिया था। अब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया इस आंदोलन में क्या क्या चीजें बोली थी गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा कि भैया कोई कर नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा कि घर घर में सूत काटेंगे, विदेशी कपड़ों की होली जला देंगे, देश में जगह जगह पर नमक बना करके नमक कानून को भंग कर देंगे, राजनीतिक बंदियों हैं, बंदी हो चुके हैं, उनको कारावास से आजाद कराने के लिए इन्होंने बोला, और महिलाओं के द्वारा अफीम, विदेशी कपड़े, शराब की दुकानों पर धरना देना भी शुरू कर दिया गया। तो ये था असहयोग आंदोलन, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं साइमन कमीशन का भारत आगमन। अब ये जो आंदोलन होता है, इसके बाद 7 सदस्यों का एक समूह भारत भेजा जाता है। कितने? 7 सदस्यों का एक समूह भारत भेजा जाता है। सर क्यों भेजा जाता है? भेजा इसलिए जाता है क्योंकि क्या किया जाता है कि भैया चेक करके आओ कि ब्रिटेन सरकार ने किस प्रकार से भारत में किस तरीके से उन्होंने काम किया है, यानी ब्रिटेन सरकार ने भारत में किस तरीके के काम किए हैं, उसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक 7 सदस्यों का साइमन कमीशन भारत में भेजता है, वो भारत में भेजता है। और फिर क्या होता है, आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है, और जिसके कारण भारत के लोग इसका विरोध करते हैं, और भारत के लोग इसका विरोध करते हैं। और 1928 में ये जब कमीशन बंबई पहुंचता है, क्योंकि ये जगह जगह पे जाता है कमीशन, और फिर वहां पे गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और होता क्या है बच्चों, एक बड़ी कह सकते हैं दुखद घटना घटती है कि 30 अक्टूबर 1928 लाहौर में विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया कौन ऐसा था जो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जिसकी मृत्यु लाठियों से हो गई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं कि भैया अब एक अधिवेशन होता है जिसका नाम होता है लाहौर अधिवेशन। और ये लाहौर अधिवेशन कब होता है, ध्यान से सुनना, दिसंबर 1929 में।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है जिसका नाम होता है लाहौर अधिवेशन। और ये कांग्रेस का ऐतिहासिक 44वां अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन सफल रहता है। कैसे सफल रहता है, देखो जरा ध्यान से। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वराज दिवस समारोह उत्साहपूर्वक जो होता है वो मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन क्या था और लाहौर अधिवेशन में इसका क्या परिणाम हुआ, तो याद रखोगे 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वराज दिवस समारोह जो है वो मनाया गया। और उसके बाद इसमें जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अब इस प्रकार से इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा की। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी क्या क्या सीमाएं थी। अब बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा की इस आंदोलन की क्या सीमाएं थी, यानी इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसमें क्या कमियां थी। लेकिन साथ ही पूछा जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि भैया सुनो, ये जो छुआछूत है ना, अगर आपने इसको समाप्त नहीं किया ना तो 100 सालों तक भी स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन सकता अगर आप छुआछूत को समाप्त नहीं करोगे। गांधी जी ने खुद ही मैला ढोने वाले लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और उनको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो संघर्ष करते रहे। फिर क्या होता है, गांधी जी ने आग्रह किया, जो उच्च वर्ग के लोग थे, गांधी जी ने उनसे आग्रह किया कि सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपना हृदय